तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ENC डेट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। ठीक है, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्रोनिक किडनी डिसीज। लेक्चर नंबर आज हमारा जो है वो होगा 8, लेक्चर नंबर 8 है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं CKD। ठीक है, CKD क्रोनिक किडनी डिसीज। अब हमें ये पता होना चाहिए एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए सिंपल सा टर्म है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है भाई, शॉर्ट पीरियड का टर्म नहीं है। क्रोनिक का मतलब कुछ चीज़ें जो लंबे समय से चली आ रही हों, फॉर मोर देन 6 मंथ। ठीक है, तो क्रोनिक का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी किडनी की डिजीज जो कि लंबे समय से चली आ रही है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से आ रही है। ठीक है, वैसे मैंने अभी बात किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में। अब एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट का मतलब फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 1 दिन 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज। ठीक है, तो एक्यूट। लेकिन हम आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिसीज के बारे में। ठीक है, अब ये क्रोनिक किडनी डिसीज होता क्यों है, सबसे पहले क्रोनिक किडनी डिसीज होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, कॉज फैक्टर, सब इसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम क्रोनिक किडनी डिसीज के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी क्राइटेरिया या कौन कौन से फॉलोइंग्स होते हैं जो कि CKD को करते हैं। CKD क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मुझे क्लासिफिकेशन करने को बोल दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने तुमसे बोला कि भाई आप खड़े हो जाओ, आप मुझे बताओ कि CKD क्या होता है। ठीक है, CKD किस बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको हम 3 क्राइटेरिया पे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला जो होता है उसके कॉज पे, कि क्रोनिक किडनी डिसीज किसके वजह से हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉजेज होते हैं, बहुत सारे कॉज होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का क्या होगा कि जो नेफ्रॉन्स हैं, जो किडनी के नेफ्रॉन हैं वो डैमेज हो चुके हैं, जिसके वजह से क्रोनिक किडनी डिसीज कॉज हुआ है। ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। उसके बाद दूसरा क्या होता है, GFR। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब GFR जो होता है वो लेस देन 15 ml पर मिनट हो जाता है। अब लेस देन 15 ml पर मिनट किसको इंडिकेट करता है, ESRD को, एंड स्टेज रीनल डिसीज। ठीक है, तो ये दूसरा कॉज हो सकता है। तीसरा कॉज होता है कि एल्बुमिन्यूरिया। ठीक है, एल्बुमिन्यूरिया क्या होता है कि यूरिन में एल्बुमिन का प्रेजेंट होना, प्रेजेंट ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन। ठीक है, अब यूरिन में एल्बुमिन का प्रेजेंट होना इस कंडीशन जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज। तो ये 3 कंडीशन है जो कि क्लासिफाइड करते हैं CKD को। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग हमें यहाँ पे लगाना है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, शायद मैंने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें भी प्रोटीन का लॉस होता है। ठीक है, इसमें भी लॉस ऑफ प्रोटीन होता है, वेरएज मैंने यहाँ पे बताया CKD में भी एल्बुमिन्यूरिया। एल्बुमिन क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन का फॉर्म होता है, एल्बुमिन। ठीक है, अब हमें ये यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि नेफ्रोटिक में भी क्या कहते हैं लॉस हो रहा प्रोटीन का, CKD में भी लॉस हो रहा है, और CKD में एल्बुमिन्यूरिया जो होता है वो एक आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करता है। अगर पेशेंट के अंदर एल्बुमिन्यूरिया मिल रहा है, यूरिन में उसके एल्बुमिन मिल रहा है, तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो CKD का पेशेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एज अ हॉलमार्क की तरह काम करता है, ठीक है, ये होता है इंपॉर्टेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मेरे में पेशेंट मेरे पास आया, मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि वो पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है या फिर CKD का। तो इसका 2 क्राइटेरिया होता है। देखो, अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन लॉस हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा सारे अमाउंट में प्रोटीन का लॉस हो रहा है, तो हम उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक्सेस अमाउंट में लॉस होता है, एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन का लॉस होता है। ठीक है, वेरएज CKD वाले पेशेंट में क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट होता है, लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। क्या समझे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज़्यादा नहीं, प्रेशर हो जाएगा दिमाग पे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम और किसमें,
CKD में क्या अंतर है? नेफ्रोटिक में क्या होता है, दोनों में लॉस हो रहा है प्रोटीन का, ठीक है, दोनों में लॉस हो रहा है प्रोटीन का। नेफ्रोटिक में क्या हो रहा है कि नेफ्रोटिक में ज़्यादा सारे अमाउंट में जा रहे हैं, नेफ्रोटिक में ज़्यादा सारा। अब इसका ट्री बताता हूँ। नेफ्रोटिक बड़ा अच्छा है, देखो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, इतना बड़ा का मतलब क्या हो गया कि ढेर सारा प्रोटीन जा रहा है, ढेर सारा प्रोटीन जा रहा है। CKD क्या है, छोटा सा है, CKD इतना बड़ा ना, शॉर्ट फॉर्म रखो, CKD छोटा सा है, तो लॉस हो रहा है प्रोटीन का क्या, माइल्ड टू मॉडरेट, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, ये हो गया। तो हम इसके बेसिक्स पढ़ लिए हैं, किसको हम कैसे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, तो 3 चीज़ पे, कॉजेस के बेसिस पे, GFR के बेसिस पे, और एल्बुमिन यूरिया के बेसिस पे। हॉलमार्क जो है वो हमारा एल्बुमिन यूरिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायबिटिक CKD इज द डायबिटिक न्यूरोपैथी अकॉर्डिंग टू सॉन्डर्स, ठीक है। अगर हम सॉन्डर्स की बुक्स पढ़ते हैं तो सॉन्डर्स हो गया या फिर एनक्लेस के जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन दिया जाता है वो दिया जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी को, ठीक है। तो वेल अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एज अ नर्स हम पेशेंट के अंदर क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक होता है जिसको कहते हैं ABCD-KP। याद रखना इस पॉइंट को, ABCD-KP, ABCD-KP, ठीक है, याद रखना, कॉपी पे कहीं साइड में लिख लो कि ABCD-KP कैसे कैसे आप हेल्प करता हमें। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना कि अगर पेशेंट डायबिटीज़ का है, अगर पेशेंट डायबिटीज़ का है एज वेल एज उसको CKD भी हो रखा है, ठीक है, डायबिटीज़ भी है, उसके साथ उसकी किडनी भी खराब हुई है। मेनली बहुत सारे केसेस में देखे, जैसे मैंने कॉजेज में सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज बताया था वो था डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है, सॉरी डायबिटिक नेफ्रोपैथी थी। तो नेफ्रॉन जो डैमेज हो गए थे, तो पेशेंट अगर डायबिटीज़ का है तो उसकी जो HbA1c की जो वैल्यू होगी तो वही तो वो कमी होगी, है ना, तो बिलो 7 होगा। मान लो पेशेंट का जो HbA1c की जो वैल्यू है वो अगर बिलो 7 आती है तो हमें पेशेंट को ये इन्फॉर्म करना है कि उसे मेटफॉर्मिन जो कि हम डायबिटीज़ में खाते हैं उसको स्टॉप करना पड़ेगा। मेटफॉर्मिन को जो है वो उसे स्टॉप करना है और पेशेंट को हमें बताना है कि आपको अब इंसुलिन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब यह दिमाग लगाओ यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो होता है वो हमारे किडनी पे कितना इफेक्ट करता है, भाई उस पर प्रेशर डालता है ना, किडनी जो होता है किडनी पे प्रेशर डालता है। अब पेशेंट की किडनी तो खराब हो रखी है, पेशेंट की किडनी क्या हुई है, खराब हो गई है, क्रोनिक कंडीशन हो गया, उसकी किडनी खराब हो चुकी है। तो इसका जो इंसुलिन का जो डाइल्यूशन रहेगा वो 80% हम डाइल्यूशन को लेस कर देंगे, डाइल्यूट करके डालेंगे, क्या समझे, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट लगा दिया इंसुलिन तो वो तो फिर जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए वहाँ लीवर पे और प्रेशर डालेगा और उसका लीवर खराब करेगा, भाई लीवर तो और खराब करेगा, खराब हुआ और खराब करेगा। तो इसको हम इंसुलिन को 80% डाइल्यूट करके लगाते हैं। उसके बाद ए हो गया, ए से क्या करना है HbA1c, बी से क्या करना है BP को मेंटेन करना, BP को मेंटेन करना, BP को रेगुलेट करना, ठीक है, लेस देन 180/mmHg। हम इसमें AC इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं, पेशेंट को AC इनहिबिटर्स दे सकते हैं, लेकिन AC इनहिबिटर्स का एक साइड इफेक्ट है, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, हाइपर कैल्सीमिया करता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। तीसरा हो गया कि हाई कीप कोलेस्ट्रॉल LDL अंडर 70 mmHg/dl, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको भी हमें कंट्रोल करके रखना है। चौथा पॉइंट क्या बनता है कि कीप विटामिन D3 लेवल नॉर्मलाइज्ड, विटामिन D3 का जो लेवल है उसको भी हमें क्या करना है भाई बताओ, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके रखना है। पांचवा पॉइंट है एरिथ्रोप्रोटीन लेवल नॉर्मलाइज्ड, पांचवा पॉइंट है एरिथ्रोप्रोटीन, ठीक है। एरिथ्रोप्रोटीन का जो लेवल है उसको भी हमें नॉर्मलाइज करके रखना है, ना ज़्यादा बढ़ने देना, क्योंकि अगर प्रोटीन बढ़ता है, प्रोटीन बढ़ेगा तो एक्सेस लॉस होगा, किडनी पे क्या होगा, किडनी पे प्रेशर मारेगा, भाई किडनी पे प्रोटीन का प्रेशर आएगा, प्रोटीन क्या करेगा, किडनी क्या करेगा, उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा। फिर उसका छठवां पॉइंट है कैल्शियम का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, मेनली देखा गया क्रोनिक कंडीशंस में। फिर उसके बाद सातवां पॉइंट है फॉस्फेट, फॉस्फेट इन द सेंस PO4 जिसे कहते हैं ना, फॉस्फेट का भी लेवल पेशेंट के अंदर बढ़ा हुआ हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन था जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया था एल्बुमिन के बारे में। तो एल्बुमिन जैसे GFR की जो ग्रेडिंग दी जाती है, जैसे GFR की जो ग्रेडिंग होती है G1 होता है, G2 होता है, G3 होता है, G4 होता है, G5 होता है, ठीक है। तो G4 पे हम पेशेंट को कह देते हैं कि आप रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा लीजिए, G5 को ESRD भी कहते हैं। तो सेम एज एल्बुमिन यूरिन ग्रेड होता है, ठीक है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें अब किसी भी हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट का देखना, फाइल देखना, या किडनी वाले फाइल देखना, तो उसमें लिखा रहता है G4A1 या फिर G3A2,
तो इससे क्या हो गया, जी का मतलब ग्रेड सिस्टम दे दिया गया हमारे किसका, जीएफआर का। ए का मतलब क्या हो गया, ये एल्बुमिन यूरिया ग्रेड, ठीक है। तो एल्बुमिन यूरिया ग्रेड में जो A1 होता है वो क्या करता है, लेस देन 30 mg। एल्बुमिन जो होता है A1 में लेस देन 30 mg हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। A2 जो होता है वो 30 to 300 हो जाता है। A3 में मोर देन 300 हो जाता है यूरिन कैरेटिनिन, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी बताया आपको कि कीप बीपी मेंटेन, हमें बीपी को मेंटेन करके रखना। अब किसी सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, बीपी एलिवेट कर रहा है, बीपी क्या कर रहा है, एलिवेट हो रहा है। बीपी एलिवेट हो रहा है तो हम क्या दे देंगे, एसी इनहिबिटर्स दे दिया। भाई हमने एसी इनहिबिटर्स दे दिया। अब एसी इनहिबिटर्स का क्या साइड इफेक्ट है कि वो हाइपर कैल्सीमिया करता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा। अगर एक पेशेंट हमारे पास ESRD का है, एंड स्टेज रीनल डिसीज का है, ठीक है, अगर एक पेशेंट हमारे पास ESRD का है तो उसके अंदर ESRD के अंदर एक पेशेंट है और उसका जो पोटेशियम है वो 6.5 मिलीग्राम पर लीटर है और बीपी जो है 180/100 है। अगर मेरे पास एक पेशेंट आया इमरजेंसी में, उसको हाइपर कैल्सीमिया हो रखा एज वेल एज उसका जो बीपी है वो एलिवेटेड है, भाई एलिवेटेड है, ठीक है, तो मैं उसको एसी इनहिबिटर्स लगाऊंगा या कुछ और लगाऊंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्योंकि एसी इनहिबिटर्स लगाऊंगा तो पोटेशियम बढ़ाएगा तो उसको हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया को तो पेशेंट को दिक्कत और हो जाएगी, है ना, उस पर और प्रोटीन पे दिक्कत पड़ेगा, फटीग होगा, फिर हेडेक हो जाएगा, उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। तो उसमें हम देते हैं एमाइलोडोपिन किसके अंडर आता है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो सीसीबी देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं अगर पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया, ESRD का पेशेंट है अगर उसको हाइपर कैल्सीमिया। तो एक हमारा एक सीन सिनेरियो भी हो गया, बाकी हमने इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ लिया। अब हम फाइंड और फिर उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फेट किस में रहता है। देखो एज ए डाइटिशियन या फिर हम एज ए नर्स हम ये भी कर सकते हैं कि पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप जो है फॉस्फेट कंटेंट फूड कम करो थोड़ा सा, है ना। जैसे हो गया तुम्हारा राइस होता है, कुछ राइस होते हैं जिसमें फॉस्फेट होता है, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें फॉस्फेट ज़्यादा होता है, तो उसको हम ये बताना पेशेंट को कि थोड़ा फॉस्फेट का लेवल कम करना, ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट होता है कि इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं कि फाइंडिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब हो गया कि एज अ नर्स हम पेशेंट के साथ क्या क्या इंटरवेट कर सकते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरवेंशन की बात करते हैं तो इंटरवेंशन में मेरे भाई डाइट का मॉडिफाइड करवा सकते हैं। पेशेंट को हम बता सकते हैं कि डाइट आपको कैसे कैसे लेना है। तो सबसे पहले जो डाइट लेगा पेशेंट वो बोलेंगे मॉडरेट प्रोटीन, एक्सेस प्रोटीन नहीं लेना। एक्सेस प्रोटीन लेगा तो क्या होगा, किडनी पे लोड पड़ेगा, किडनी पे लोड पड़ेगा तो क्या होगा, किडनी और डैमेज होगा, सिंपल सा फंडा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाई कार्ब्स, पेशेंट को हमें बताना है कि पेशेंट भैया या अंकल आपको कार्ब्स ज़्यादा लेने हैं, ठीक है। लो पोटेशियम, पोटेशियम डाइट कम लेना है। लो फॉस्फेट, फॉस्फेट भी थोड़ा कम लेना है, ठीक है। ये तुम्हारा डाइट हो गया। प्लान फॉर RRT, RRT का मतलब क्या होता है, वीडियो पॉज करो 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा सोचो RRT का मतलब क्या होता है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज आल्सो नोन एज किडनी ट्रांसप्लांट। ऐसे सिंपल से कह दो नॉर्मल लैंग्वेज में, तो किडनी को ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। तो प्लान करना है क्या, RRT के लिए। देखो पेशेंट एकदम से नहीं मानेगा RRT के लिए, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के लिए एकदम से नहीं मानता क्योंकि उसमें फाइनेंशियल भी इशू होती है, ठीक है। फाइनेंशियल इशू होने के बाद ऑटो रिजेक्शन के भी चांसेस होते हैं, किडनी एकदम से मिल भी तो नहीं जाती ना कि भाई यहाँ किडनी रखी यहाँ से उठा लो, तो ऐसा भी नहीं होता। तो RRT के लिए हमें प्लान करना है, पेशेंट को हमें मोटिवेट करना है कि आप RRT के लिए चले जाओ, क्योंकि पेशेंट उस समय हीमोडायलिसिस पे रहता है और हीमोडायलिसिस क्या कहते हैं 3 टाइम्स अ वीक में चलता है, तो उसको कॉस्टली वैसे भी पड़ता है। तो RRT के लिए हमें मोटिवेट करना है, फिर हमें मॉनिटर करना है स्टूल, ठीक है। मॉनिटर स्टूल इसलिए करना है, हमें उसके स्टूल को भी मॉनिटर करना है क्योंकि उसके स्टूल में मिलानी हो सकता है। मिलानी क्या होता है, दिमाग लगाओ क्या होता है मिलानी, गैस करो मिलानी क्या होता है। तो मिलानी इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन अ स्टूल, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन अ स्टूल, ठीक है। मिलानी क्या होता है, ब्लड का प्रेजेंट होना किसमें, स्टूल में, ठीक है। ये हो गया। मॉनिटर फॉर एलिवेटेड मैग्नीशियम, उस पेशेंट के अंदर मैग्नीशियम भी एलिवेटेड हो सकता है तो हमें उसे वो भी मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर विटामिन D3, पेशेंट को विटामिन D3 हमें एडमिनिस्टर करना है। एडमिनिस्टर एंटी हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग्स एंड डायूरेटिक ड्रग्स, क्योंकि पेशेंट का किडनी खराब है, तो किडनी खराब होगा तो क्या होगा, फिल्टर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, भाई हमें उस ब्लड प्रेशर को तो कम करना है। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या हम करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स, और फिर नहीं होगा तो डायूरेटिक्स में सबसे कॉमन जो है फ्लोरोसेमाइड जिसे लैक्सिक्स कहते हैं, ये हो गया तुम्हारे डायूरेटिक्स।
ठीक है। अब फिर उसके बाद एडमिनिस्टर विटामिन D3 इसलिए करते हैं क्योंकि किडनी खराब हो चुकी है, किडनी जो है वो डैमेज हो चुका है, तो विटामिन D3 का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ CKD। ठीक है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको एकदम से मैं देखूँ तो एकदम से बता सकता हूँ कि ये पेशेंट CKD के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो CKD का जो पेशेंट होता है वो होता है प्रोटीन यूरिया। पेशेंट का जो यूरिन होगा उसमें प्रोटीन का प्रेजेंस होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम और CKD में दोनों अंतर होता है। नेफ्रोटिक में एकदम से आता है, ठीक है, वैसे CKD में क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट जाता है, प्रोटीन जो होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट आता है। ठीक है, GFR पेशेंट के अंदर कम मिलेगा, फ्लो रेट कम हो जाएगा। आई थिंक GFR जो होता है वो पेशेंट G4 to G5 के बीच में मिलता है, ग्रेड 4 to ग्रेड 5। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़, कई बार देखा गया जो जेनेटिक फैक्टर या कंजेनिटल फैक्टर होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं किडनी का जो फंक्शन होता है या फिर किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। हाइपरटेंशन भी एक कॉज हो सकता है, हॉलमार्क हो सकता है CKD का भी। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। बोन एंड मिनरल डिसऑर्डर, ठीक है, बोन एंड मिनरल डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि मिनरल्स नहीं है, बोन नहीं है, तो प्रॉपर किडनी को फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से किडनी जो होता है वो कहीं ना कहीं उस पर कॉस्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो मेनली अब मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, CKD पढ़ा दिया। अब उसके बाद क्या, उसके पहले मैंने क्या पढ़ा था, एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी। अब मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंस पूछना चाहता हूँ, एक्यूट किडनी इंजरी और CKD में क्या अंतर होता है, बताओ। एक्यूट किडनी इंजरी और CKD में क्या अंतर होता है, एक्यूट किडनी इंजरी और CKD में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिसीज, दोनों में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कुछ नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं आ रहा, सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। ये जो होता है वो क्या कहते हैं, 6 से 10 दिन में होता है, ये मोर देन 6 मंथ। या और नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा, और बताऊँ, लेस देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ। और बताता हूँ, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, एक्यूट किडनी इंजरी है तो क्या इसकी रिकवरी हो जाती है, रिकवरी रेट ज़्यादा है, इसकी रिकवरी रेट कम है। दूसरा पॉइंट, एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है, प्रोटीन का लॉस नहीं होता है, प्रोटीन का लॉस नहीं होता है, इसमें प्रोटीन का लॉस होता है। एक्यूट किडनी इंजरी में ग्रेडिंग क्या रहती है, वो G2 से G3 के बीच में रहता है पेशेंट ग्रेड। ठीक है, इसमें CKD में क्या होता है, G4 to G5 पे भी होता है। अगर पेशेंट CKD का है, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वो CKD कन्वर्ट हो जाता है एंड स्टेज रीनल डिसीज में। सिंपल सा फंडा है, बस कुछ नहीं याद आ रहा। 2 पॉइंट 3 पॉइंट तो मैंने ऐसे बता दिया सिंपल कि CKD का पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, ESRD में चला गया, 6 महीने से ज़्यादा होता है, रिकवरी रेट कम है, प्रोटीन का लॉस होता है, G4 to G5 में जाता है। और CKD का पेशेंट है तो उसको, अगर उसको हम प्रेफर करेंगे RRT के लिए, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। पेशेंट हीमोडायलिसिस पे रहता है, और हीमोडायलिसिस जो होता है वो 3 times in a 7, एक हफ्ते में 3 बार करवाना पड़ता है। एक हफ्ते में कितने बार, 3 बार, एक हफ्ते में 3 बार। तो ये हो गया, सिंपल सा फंडा था एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में। ठीक है, और CKD के बारे में। अब देखो, CKD हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी हो गई। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, सब छोटा सा टॉपिक है बट नॉट इसको हम छोड़ भी नहीं सकते। और वो जो टॉपिक है वो हीमोडायलिसिस के बारे में, क्या पढ़ेंगे, हीमोडायलिसिस के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं, ठीक है, सब पढ़ेंगे अभी हम।